नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज सीमित दायरे में कारोबार, लेकिन बढ़त पर कारोबार देखने को मिला है। शुरुआती ट्रेड में 18,625 के दर्शन जरूर हुए, लेकिन इस समय हम 18,580 73 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मझधार में है मार्केट, आप ये कह सकते हैं। निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां पर रुझान ज्यादा तेजी का, 277 अंकों का इजाफा। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक में जो तेजी आई है उसका फायदा बनता दिखाई दिया है। ऑटो काउंटर्स में थोड़ा सा ट्रैक्शन और ऑफ कोर्स आज हम देख रहे हैं एलएनटी जैसे स्टॉक्स की तरफ से सहारा मिला है। अब यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर एक राय लेंगे और हमारे जानकारों की ओवरऑल पोजीशन भी आपके सामने पेश करेंगे। साथ दे रहे हैं रुचित जैन, मेहुल कोठारी और साथ ही साथ ब्रिजेश एल। तो सबसे पहले इनके कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर आगे की बात करते हैं कि आज रुझान कैसा रहेगा ठीक एक्सपायरी के दिन। तो ब्रिजेश 6% के रिटर्न्स के साथ, मेहुल कोठारी 1.5% तक की कमाई कर रहे हैं और रुचित जैन ने करीब 0.5% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। कुछ आउट परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। रुचित का कल दिया हुआ हाइकल खूब चला, 3.5% तक के गेंस इसमें बनते दिखाई दिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट था मेहुल कोठारी का स्टॉक, जिसने 3% की कमाई की, और आरसीएफ ब्रिजेश के पोर्टफोलियो का हिस्सा था, जहां पर 6% तक के रिटर्न्स बने। तो क्लियरली ये फर्टिलाइजर कंपनियां कमाल करके दे रही हैं और उसका फायदा रिटर्न्स में बना है। रुचित, पहले इंडेक्स पर एक फटाफट व्यू आप दीजिए, फिर आपके ट्रेड्स पर आना शुरू करेंगे। सीमित दायरे में है ट्रेड, एक्सपायरी के दिन क्या आप तेजी करेंगे 600 के पार और 600 के ऊपर एक्सपायरी की उम्मीद की नहीं? हर्षदा जी, आई थिंक यस, मार्केट एक सीमित दायरे में है, लेकिन बायसनेस आज इंट्राडे के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी है फिलहाल, क्योंकि हमने ओपनिंग में देखा है कि स्पेशली एक तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है और बैंकिंग स्पेस से एक अच्छी लीडरशिप लेती हुई नजर आ रही है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे डिक्लाइंस में 18,540 530 का रेंज अगर मिलता है, यहाँ से और 30 से 40 पॉइंट नीचे अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो वो आइडियली अच्छे लेवल्स रहेंगे जहाँ पे लॉन्ग पोजिशंस बनाई जा सकती है, क्योंकि 18,500 के आसपास पुट राइटिंग है, तो प्रोबेबली आज वो लेवल्स एक्सपायरी तक होल्ड करनी चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए एक्सपायरी के लिए, और 18,530 में भी अराउंड के आता है तो वो अच्छे लेवल्स रहेंगे फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए। ओके, तो तेजी की तरफ एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। मेहुल, आपका स्टांस क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हर्षिता जी, निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया है, तो मैं राह देखूंगा अगर कुछ एग्रेसिव निफ्टी में बाय कॉल लेना है या फिर बुलिश व्यू देना है तो उसके लिए कल का हाई निकलना जरूरी है, जो कि 18,660 के करीब या 670 का है। सो 18,670 जब तक नहीं निकलता तब तक मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। ऑफकोर्स जैसे कि ये हफ्ते की शुरुआत में कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, सो आज के जो भी आइडियाज भी है वो बुलिश ही है, बट वो स्टॉक स्पेसिफिक है, इंडेक्स स्पेसिफिक 18,670 के ऊपर ही बाय बनता है। ओके, तो 18,670 के ऊपर ही कन्विंस होंगे मेहुल तेजी की पोजीशन लेने के लिए। ब्रिजेश, आपकी को क्या दिख रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशिता जी। मैं ये मेंटेन करके चलूंगा कि जो मार्केट का जो माहौल है वो तेजी का ही माहौल है, और हमने 18,400 18,500 का जो है 1000 सपोर्ट है, तो रेंज में था पूरा हफ्ता मार्केट। हमने डिक्लाइन पे देखा, बट ऐसा मेजर सेल ऑफ नहीं देखा हुआ मार्केट में। तो मुझे लगता है कि हम डिमांड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। 18,500 का जैसे रुचित ने बताया, वैसे काफी सारा पुट राइटिंग है वहां पे। तो मेरा यही मानना है कि 18,500 से एक्सट्रीम सिनेरियो में 18,400 हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो दिखता नहीं है वैसे लेवल्स। तो ये नीचे सपोर्ट पे है मार्केट। मुझे लगता है कि पोस्ट आज के जो इलेक्शंस के जो गुजरात के रिजल्ट्स के बाद मुझे लगता है कि एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए। तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ, और मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव बैंक निफ्टी के ऊपर हूँ। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, हमें 44,500 के आसपास का लेवल एक दो दिन में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लेवल्स इंडेक्स के। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आज मैं इनफैक्ट मेहुल के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि मेहुल के स्टॉक्स कई दफ़ा हाईजैक हो गए हैं इस हफ्ते। तो पहले रिटर्न्स अब तक के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मेहुल के जो पोर्टफोलियो बना, प्राज इंडस्ट्रीज में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया, एमटार टेक्नोलॉजीज में प्रॉफिट बुक किया, इंडिया बुल्स रियल को कैरी कर रहे हैं, और शिल्पा मेडिकेयर कल इन्होंने बांधा था प्रॉफिट। मेहुल बताइए। हर्षद जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कल आप कहाँ चले गए थे। कल एक और ट्रेड हाईजैक कर लिया था रुचित ने मेरा जो कि हाइकल था, लेकिन हम इस चीज की बहुत खुशी है कि हम दोनों ने कन्विंसिंगली कहा था व्यूअर्स को कि 400 के टारगेट्स आएंगे, और आज वो स्टॉक का 400 का टारगेट आ गया, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट।
और आज का मेरा जो स्टॉक है वो है केईसी इंटरनेशनल, पहला स्टॉक 456.50 का भाव है और यहाँ पर इसको बाय करना है। मेजर रेंज ब्रेकआउट आया, ऑलरेडी 5% चल गया है, बट ये 435 के स्टॉप लॉस से बाय करना और 495 का अपसाइड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो 456 के भाव पे केईसी इंटरनेशनल बाय करना है। केईसी इंटरनेशनल ये पहला ट्रेड आ रहा है, 5.5% ऊपर है। 495 का टारगेट और 475 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है वो पहला ट्रेड मेहुल की तरफ से। रुचित के पास चलते हैं। इनफैक्ट रुचित ने जो हाइकिल दिया था वो कल के कल 376 पर प्रॉफिट बांध लिया। आज इसमें और तेजी बढ़ती हुई दिखाई दी है और दीपक फर्टिलाइजर के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं। अज्यूमिंग किसी ने ये हाइकिल का ट्रेड लिया था, उनके लिए सलाह क्या होगी? ये टारगेट्स आगे अचीव होंगे? आई थिंक यस, नो फ्रॉम गेम शो पर्सपेक्टिव कल इंट्राडे गेन्स बुक किया, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है क्योंकि आज के सेशन में भी अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो यूजुअली जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं उससे काफी बेहतर वॉल्यूम्स आज भी हुए। तो सर्टेनली एक ट्रेंडेड मूव है। बेहतर होगा कि कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस रखे, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के ये ट्रेंड को अगर कोई पोजिशनली रखना चाहता है तो ये ट्रेंड को राइड करते रहे। तो हाइकल के ट्रेड को आप कैरी करेंगे, बेसिक पॉइंट यही है। तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है, मूव आगे बढ़ेगा। आज नया क्या जोड़ रहे हैं रुचित? तो फिलहाल आज देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफी बजिंग हम देख रहे हैं। तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस उसमें से मेरा नया पिक रहेगा जो मैं यहाँ पे करंटली जोड़ूंगा। 271 के आसपास प्राइस है। आज एक अच्छा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में हुआ है। तो यहाँ पे 258 का स्टॉप लॉस और 306 के टारगेट्स के सेटअप्स रखे केएनआर कंस्ट्रक्शन में बाय ट्रेड रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड तेजी की तरफ केएनआर में आता हुआ 5% ऊपर 300 के ऊपर जाने की पूरी क्षमता इस समय रख रहा है, इसीलिए आइडेंटिफाई किया ये स्टॉक। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 306 का टारगेट है, 258 का स्टॉप लॉस रखे। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर, और ब्रिजेश ने भी देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक चुना था आरसीएफ और इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स कल के सत्र में बने। नियरली 6% का योगदान इसका रहा। होल्ड कर रहे हैं एपीएल अपोलो को। ब्रिजेश आज नया क्या जोड़ेंगे? मैडम मैं स्टेट फर्टिलाइजर जीएसएफसी, तो मुझे लगता है कि ये इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये करंट प्राइस 136 में मैं लेना चाहूंगा। 130 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपरी तरफ में 154 का टारगेट देख रहा हूँ मैं काउंटर में। के टारगेट के लिए मौका तेजी की तरफ आप पकड़ रहे हैं। तो ये है ब्रिजेश की तरफ से ट्रेड। ब्रिजेश दूसरा स्टॉक अभी देंगे? नहीं, थोड़ा सा वेट करूंगा मैडम। ओके, तो होपफुली सेकेंड हाफ या कुछ देर में एक नया स्टॉक आएगा। रुचित आपका क्या प्लान है? तो मैं और एक स्टॉक अभी ऐड करूंगा आज, वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, GAEL जो नाम से ये चलता है। 261 हाफ के आसपास, 261.50 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है। कल के सेशन में स्टॉक ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़त देखी थी और आज एक अच्छा फॉलोअप मूव है। और पोजिशनली चार्ट्स भी देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पे स्टॉक ने अपने वीकली 200 EMA के आसपास रीसेंट करेक्शन के बाद सपोर्ट लिया है। तो करंट लेवल्स पे ये खरीदारी करे, 254 के स्टॉप लॉस रखिए, 294 तक के टारगेट्स के लिए। 294 के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में आपको दिखाई दे रही है। 3% ऊपर है ये ट्रेड, तेजी का ट्रेड है। मेहुल इस समय कुछ जोड़ेंगे या रुकेंगे? हर्षिता जी, इस समय मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा जो कि है रैलीज इंडिया। 250.50 का रेट है, यहाँ पर बाय करना है। एक रेंज ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा फ्लैग जैसा फॉर्मेशन भी है। मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है अगर ये 250 के ऊपर सस्टेन होता है तो। इसका स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग का 242 का और अपसाइड टारगेट रहेगा 270 का। टारगेट सॉरी मैंने मिस कर दिया। रैलीज इंडिया नहीं, 250.50 का रेट है, 242 का स्टॉप लॉस और 270 का टारगेट। 270 के टारगेट के लिए एक मौका, ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रैलिस में। और रैलिस की काफ़ी बात हुई है दरअसल इस हफ्ते। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, रैलिस जैसी कंपनियां, हाइकिल जैसी कंपनियां खूब कमा कर दे रही हैं। इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में 2% ऊपर रैलिस। एक काम करते लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स रिकैप लेकर आएंगे इन सभी ट्रेड्स का। और साथ ही आज क्रॉप गार्ड स्पेस में वैसे भी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है, तो धर्मज ने जो अपनी पारी की शुरुआत की है, 12% प्रीमियम पर खुला है ये स्टॉक आज अपने डेब्यू करते हुए। तो मैनेजमेंट को जोड़ेंगे, आगे के आउटलुक पर भी बात होगी। बने रहिए।
सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ सर। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, PSU के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझनें हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है। विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी 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 नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी। तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में? हाँ, नहीं, फॉर्म 16 में वो दिखाई दे रहा है। फॉर्म 26A में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फॉर्म 26AS में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्योंकि विभाग जमा नहीं किया है विभाग के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपका TDS कटा है और जमा हुआ है तभी वो 26A आपके फॉर्म 16 में आएगा। फॉर्म 16 में ऐसे नहीं आ सकता। तो पहले तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 16 है, क्योंकि कई बार ऐसा कोई केस सामने आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने जो फॉर्म 16 दिया है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोडेड नहीं होता। तो आप चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म 16 है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है और ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, सरकारी वेबसाइट से सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर ये नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्फ्रंट कर सकते हैं और आपका हक बनता है कि आप ट्रेसेस से डाउनलोडेड फॉर्म 16 मांगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म 16 ही है, यानी कि ऑथेंटिक फॉर्म 16 है, तो 26AS में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 26AS में नहीं आ रहा और फॉर्म 16 में आ रहा है। तो आप अपना फॉर्म 16 लेके डिपार्टमेंट चले जाइए, डिपार्टमेंट को अपना फॉर्म 16 दिखाइए। फॉर्म 16 में जो जानकारी होती है आपकी TDS की, उससे जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेस कर पाएगा कि ये आपका ऑथेंटिक है कि नहीं और उनके सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आप उनके पास फॉर्म 16 लेके जाएंगे और कोई दिक्कत है, आपकी मैपिंग नहीं हुई है TDS की, तो वो मैप कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ढोल नगाड़ों के संग शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। 14 दिसंबर तक 32 लाख शादियां होने वाली हैं। अब ऐसे में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो वेडिंग प्लानर पर ही होता है। शादी की रस्में अपने आप में बहुत हेक्टिक होती हैं। मेहंदी, इंगेजमेंट, इनवाइट्स, केटरिंग, उसके बाद दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े, बारातियों का आना जाना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने वेंडर्स को एक ही क्लिक पर कनेक्ट कर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज की नई लिस्टिंग की बात करते हैं।
धर्मज क्रॉप गार्ड 12% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ स्टॉक। याद रखिएगा इसका इशू प्राइस 237 पर था, 266 के आसपास इसकी पारी की शुरुआत हुई। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस समय ताज़ा हाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। शेयर का 270 के आसपास कर रहा है कारोबार, मोमेंटम अच्छा है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश तालविया जुड़ गए। रमेश जी स्वागत है, कांग्रेचुलेशंस, एक शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। और मैं इनफैक्ट डिटेल्स पढ़ रही थी कि आपने लार्जली जो पैसे रेज किए हैं उसमें कुछ आप अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी लगाने वाले हैं, अदर देन दूसरी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत थी आपको, और कुछ जो आपने एग्जिट दिया है निवेशकों को। ये मुझे बताइए, ये कितनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने का फिलहाल इरादा है? और आजकल वैसे भी ये क्रॉप प्रोटेक्शन वाले स्टॉक्स सबके रेडार पर आ रहे हैं, तो क्या कुछ आप मार्केट में ऑन ग्राउंड पिकअप देख रहे हैं अच्छा खासा? जैसे अपनी कैपेसिटी की मैं बात बताऊं तो हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए ये मेनली आईपीओ का प्लान किया था। तो हम जो गुजरात में भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक साइका केमिकल जोन है, उधर हम सिंथेटिक पायरेथ्रोड एक ग्रुप होता है इंसेक्टिसाइड का, तो उसका टेक्निकल प्लांट डाल रहे हैं। तो उसमें हमारा 175 करोड़ का कैपेक्स रहेगा और टोटल 8000 टन की कैपेसिटी हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये 8000 टन की कैपेसिटी आने के बाद हमारा जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा और नेक्स्ट ईयर सेकंड क्वार्टर से ये हम फाइनल कमर्शलाइज कर देंगे। तो उसकी वजह से जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें भी मार्जिन बढ़ेगा और हम आगे एक्सपोर्ट में भी अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो उसकी वजह से हमारा नेक्स्ट ईयर में जो बिजनेस है वो मार्केट के हिसाब से हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा और आगे हम उसको अच्छे डिलीवर कर पाएंगे। तो ये देखते हुए हमने आईपीओ में आज लिस्टिंग किया है, लिस्टिंग हुआ है और अच्छा इन्वेस्टर से सबसे रिस्पांस मिला है। और हमें सभी इन्वेस्टर को हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमारा 38 टाइम्स उसको और सब्सक्राइब हुआ और सबने हमारे पर विश्वास जताया। तो आगे पर वो विश्वास कायम रहेंगे, उसी इस तरीके से हम आगे फ्यूचर में ग्रोथ करते जाएंगे। जो 175 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स सब में होगा या फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको लग रहा है कि अब स्केल अचीव करने की जरूरत है? जो उसमें इंसेक्टिसाइड है उसमें हम कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में इस समय किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है? उसमें एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट जो है जनरली 4 to 5% CAGR से ग्रोथ होता है। उसमें जो ये सिंथेटिक पायरेथ्रोड का ग्रुप है जो हम उसका टेक्निकल प्लान डाल रहे हैं, वो बेसिकली इंडिया उसमें मास्टर है। इंडिया से 60-70% एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड को वो इंडिया से होता है, क्योंकि ये इंडिया में पिछले 20-25 साल से उसकी मास्टर है। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होता कि वो इंडिया से सिंथेटिक पायरेथ्रोड कंट्री ये नहीं जाता। और ये सिंथेटिक पायरेथ्रोड एक ग्रुप ऐसा है, जैसे आपने नाम सुना होगा साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, परमेथ्रिन, वो हर एक जो ये अपना एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है हर जगह पे उसकी जरूरत होती है, जैसे कॉम्बिनेशन में, पेस्ट में, और अपना जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड जो होता है उसमें भी ये सिंथेटिक पायरेथ्रोड यूज होता है, वेटनरी में भी यूज होता है। तो उसका एग्रीकल्चर के अलावा भी काफी यूजेज है। तो ये हर जगह पे मार्केट, जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो उसके पैरेलल ये भी ग्रो हो रहा है। जैसे अपना आप देखो तो कोई भी ऑफिस, होटल या घर होता है तो उसमें भी ये अपना हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ता है। तो ये बेसिकली उसका हर जगह पे यूजेज है। तो ये जो इंडस्ट्री है अपना इंडिया का 7 से 8% CAGR से ग्रो हो रहा है और वर्ल्ड का है 3 से 4% CAGR से ग्रो हो रहा है। तो एवरी टाइम ये जो ग्रुप है वो इंडिया डोमिनेंट है और ग्रोथ भी चलता रहता है। मैं आपसे इस समय इजाजत लूंगी रमेश जी, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस एक शानदार लिस्टिंग के लिए और आगे आपसे बातचीत जारी रखेंगे। शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। चलिए मार्केट पर वापस लौटे। धर्मज की बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग हुई है और स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ, और खास एक कैटेगरी में एक्सपैंड कर रहे हैं जिसका एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है। लेकिन हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। शुरुआत किससे होगी? रुचित से। दीपक फर्टिलाइजर, ये इन्होंने दरअसल कैरी किया। 860 का टारगेट है। नया जोड़ा केनार कंस्ट्रक्शन 306 के टारगेट के लिए 258 स्टॉप लॉस। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 294 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर 250 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। केनार 0.26% जोड़कर दे रहा है। दीपक फर्टिलाइजर के लिए मैक्सिमम रिटर्न्स गार्नर कर रहा है। 0.31% तक की तेजी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की ओर से आई है।
अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर जो है मेहुल का। इंडिया बुल्स रियल कैरी किया 97 का टारगेट, केईसी इंटरनेशनल 495 का टारगेट, 435 स्टॉप लॉस। रैलिस भी जोड़ा तेजी की तरफ, 270 टारगेट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रैलिस 1.1% ऊपर, केईसी में 2% के गेंस, 1.5% ऊपर इंडिया बुल्स रियल। ब्रिजेश एल ने एपीएल अपोलो को कैरी किया है। जीएसएफसी नया जोड़ा, 154 का टारगेट जीएसएफसी का, 130 स्टॉप लॉस है, 1208 के लिए एपीएल अपोलो कैरी किया है। रिटर्न्स इस घंटे के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एपीएल नियरली 1% जोड़कर दे रहा है, जीएसएफसी में 0.11% तक के रिटर्न्स बने हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है? मेहुल अच्छा खासा कैचअप कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही तगड़ा मुकाबला। ब्रिजेश एल लेकिन लीडर है 7.11% के रिटर्न्स के साथ, 6.5% की कमाई हो चुकी है मेहुल की, और उचित है 2-2.25% तक के रिटर्न्स के साथ। ये अब तक का हाल। आगे कुछ और अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे और ब्रिजेश एक स्टॉक और जोड़ेंगे। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला बनता हुआ। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर होगा।